शेयर मार्केट का बिग बी, शेयर मार्केट का बच्चन, शेयर मार्केट का बिग बुल, शेयर मार्केट का दादा मुनि। कौन है ये आदमी जिसे अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है? कौन है ये आदमी? शेयर मार्केट में जब कदम रखा था उसके पॉकेट में केवल 40 रुपया था। देखते देखते कुछ दिन में करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने लगा और कुछ ही दिनों में हर्ष से फर्श पर आ गया। मित्रों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का मेन पात्र का नाम है हर्षद शांतिलाल मेहता। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट गांव के पास पनेरी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर हुआ था। उनका प्राइमरी एजुकेशन रायपुर में हुआ। आगे हर्षद शांतिलाल मेहता का फादर शांतिलाल जी अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई को शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर वो गारमेंट का बिजनेस करते हैं। वहीं मुंबई में ही हर्षद का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। हर्षद पढ़ाई में कुछ विशेष नहीं था, पर कॉलेज के दौरान वो बढ़िया डांडिया खेलता था। इसके अलावा क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता था। सबको लगता था इंटरनेशनल नहीं, कम से कम रणजी में तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि हर्षद मेहता बहुत बढ़िया स्पिन गेंदबाजी डालता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में लगभग 9 साल तक हर्षद अलग अलग प्राइवेट जॉब करता है। सबसे पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। उसके बाद में हीरा बिजनेस में सेल्समैन का काम करता है। अलग अलग बिजनेस करता है, पर हर्षद मेहता का जो फाइनेंशियल कंडीशन इस छोटे छोटे बिजनेस से सुधरती नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। क्योंकि अरशद का फादर शांतिलाल मेहता जी, उनका जो गारमेंट का बिजनेस था वो कुछ बढ़िया नहीं चल रहा था। वहाँ पर भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उतने में अरशद का मैरिज हो जाता है ज्योति मेहता से। घर की हालत पहले ख़राब थी, अब मैरिज होने की वजह से हर्षद का जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है। फिर वो ये छोटे मोटे बिजनेस छोड़कर फिर अपना कदम आगे बढ़ाता है शेयर मार्केट की तरफ। वहाँ पर हरिजीवन नेमीदास सिक्योरिटीज़ नाम का एक कंपनी थी, वहाँ पर जॉबर्स का काम करता है। एक्चुअली हर्षद मेहता का वहाँ पर कुछ लंबे समय में काम करने का इरादा नहीं था। हर्षद मेहता केवल शेयर मार्केट का बारीकियों को समझना चाहता था। हर्षद प्रसन्ना हरिजीवन दास जी के यहाँ काम करने लगा। उन्हें वो अपना गुरु मानता था। उनके पास से शेयर मार्केट का ABCD सीखने लगा। एक एक तकनीक, एक एक बारीकियाँ धीरे धीरे सीखने लगा। जैसे ही शेयर मार्केट का जानकारी हर्षद को मिल गई, उसने अपना खुद का एक कंपनी लॉन्च कर देता है। उस कंपनी का नाम है ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। हर्षद का कॉलेज का टाइम में भले ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में कुछ विशेष उसने योग्यता सिद्ध नहीं किया था, पर शेयर मार्केट में हर्षद का दिमाग बहुत तेज चलता था। वो समझ गया था शेयर मार्केट का जो शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे किस तरह हो रहा है। उसने फिर क्या किया, अलग अलग जो छोटे मोटे कंपनियां हैं वहाँ से कंपनी के अंदर का इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालने लगा। उसने वहाँ पर अपना सोर्सेस बढ़ाया। उनके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिलता था, उस इन्फॉर्मेशन के मदद से उस कंपनी का शेयर्स का मैनिपुलेट करता था। एक्चुअली इस स्कीम को उस ज़माने में पंप एंड डंप कहते थे, और शेयर मार्केट में ये पंप एंड डंप स्कीम उस समय पे इलीगल था। अगर हर्षद मेहता अगर पकड़ा जाता, वो अरेस्ट भी हो सकता था, पर हर्षद मेहता का किस्मत उस समय में ज़बरदस्त थी। इस पंप एंड डंप स्कीम के मदद से हर्षद मेहता दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जो आदमी केवल 40 रुपये लेके इस शेयर मार्केट के आया था, वो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने लगा। हर्षद शेयर मार्केट का ब्रांड बन चुका था। हर्षद जिस भी शेयर पे हाथ रखता था, उस शेयर का प्राइस रातों रात
आसमान को छूने लगता था। उसी दौरान उसने अपने बर्थडे में एक बात कही थी, ये जो एसीसी का जो शेयर्स है उसे मैं अपने अगले बर्थडे तक 10,000 तक पहुंचा दूंगा। उस समय पर उस एसीसी का शेयर्स का कीमत था केवल 200 रुपया, और सचमुच अगले बर्थडे तक एसीसी का शेयर का प्राइस हो गया था 9,000 पर शेयर। उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव एवं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, इन्होंने देश में एक नया आर्थिक व्यवस्था इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। उस नया आर्थिक व्यवस्था को लोग शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें देश के प्रधानमंत्री को ऐसा अपेक्षा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश हिंदुस्तान में आएगा, परंतु उस टाइम में देश की हालात बहुत ख़राब था। सरकार के पास जो खजाना था केवल 7 दिन के लिए ही बचा था, इतना ही डॉलर बचा हुआ था। ऐसे समय पर हर्षद मेहता मुलाकात करता है उस समय के सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव से। यह मुलाकात करवाते हैं नरसिम्हा राव का गुरु चंद्रास्वामी, और एक व्यक्ति और था, वह वर्तमान में 2024 में टेलीफोन इंडस्ट्री का एक लीडिंग बिजनेसमैन है। यह बिजनेसमैन कौन है आखिर तक पता नहीं लग पाया। मित्रों, उस मीटिंग में नरसिम्हा राव जी हर्षद मेहता को कहते हैं, हम एक नया आर्थिक व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार के पास देश चलाने के लिए केवल 6 दिन का ही डॉलर बचा हुआ है। आप ऐसा कुछ पॉजिटिव कमेंट कीजिए जिसके वजह से विदेशी इन्वेस्टमेंट देश में आ जाए। इसलिए हर्षद मेहता अलग अलग न्यूज़पेपर में फाइनेंशियल ब्लॉग लिखना चालू करता है। हर्षद मेहता लोगों को सजेस्ट करता था कि फला शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। एक्चुअली हर्षद मेहता लोगों को ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह देता था जिसमें उसका या उसके जो क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट किया था ऐसे शेयर में पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह देता था। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर्षद मेहता एक तरह से ब्रांड बन चुका था। जिस शेयर की तरफ इशारा करता था लोग उस पर टूट पड़ते थे। एक बार कलकत्ता में एक मीटिंग था, उस समय पर लोगों ने हर्षद मेहता से टिप मांगने लगे, कहने लगे आप कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें। उस टाइम में हर्षद मेहता ने कैजुअली बोल दिया था, आप जेपी पे इन्वेस्ट कर दो, जयप्रकाश। उस समय पे उस कंपनी का शेयर देखते देखते आसमान को छूने लग गया। हर्षद मेहता का नरसिम्हा राव जी से मुलाकात होने के बाद में देश के अलग अलग जो बड़े बड़े मंत्री थे उनसे मुलाकात धीरे धीरे हर्षद मेहता बढ़ा देता है, उनसे पहचान बढ़ा देता है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है उस समय के जितने भी बड़े मंत्री थे वो सभी हर्षद मेहता के मदद से अपना काला धन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इसके बदले में वे मंत्री भी हर्षद मेहता का मदद करते थे। हर्षद मेहता इसी पहचान का फ़ायदा उठाकर अलग अलग बैंक का फेक बैंक रसीद बनाकर उस फेक रसीद के बदले में शॉर्ट टर्म लोन उठा लेता था। मित्रों, कोई भी बैंक साधारण आदमी को शॉर्ट टर्म लोन नहीं देता है, केवल एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता था। एक तरह से आप समझ सकते हैं ये हुंडी सिस्टम चलता था। क्या करता था, जो बैंक लोन ले रहा है वो बैंक अपना जो शेयर्स था वो दूसरे बैंक के नाम ट्रांसफ़र कर देता था, परंतु इसमें फिजिकली शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होता था। केवल 15 दिन के लिए एक बैंक रसीद बना के दूसरे बैंक को
जो बैंक लोन ले रहा है वो दूसरे बैंक को हैंड ओवर कर देता था। इसी बैंक रसीद के भरोसे दूसरा बैंक लोन दे देता था। यह अंदरूनी बात हर्षद मेहता को पता चल गया था। फिर उसने फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया, इन मंत्री और बैंक के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से साठगांठ किया। उनकी मदद से उसने फेक बैंक रसीद बनवाया और बैंक से बड़े बड़े मोटे अमाउंट उसने शॉर्ट टर्म पे लोन लिया। यह रकम को वो 15 दिन 14 दिन के लिए शेयर मार्केट में निवेश कर देता था। जैसे ही समय सीमा समाप्त होता था उससे पूर्व ही शेयर मार्केट से इस पैसे को विड्रॉल करके वापस बैंक में ब्याज सहित जमा कर देता था। मित्रों, जो आदमी शेयर मार्केट में आने के टाइम पे उसके पॉकेट में केवल 40 रुपये था, वो आदमी देखते देखते करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने लगा था। मुंबई में एक छोटे से घर से उसने नरीमन पॉइंट जैसे पॉश जगह में एक आलीशान 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर एक पेंट हाउस बनाया था। मित्रों, जब आदमी का पास पैसा आता है साथ में दुश्मन भी आ जाते हैं, क्योंकि उस समय पे जितने भी जो शेयर ब्रोकर्स थे उन सब से बहुत फास्ट हर्षद मेहता तरक्की कर रहा था। उसके वजह से उसके ऊपर जलने वाले भी बहुत थे, जैसा राकेश झुनझुनवाला, केडिया, मनुभाई मानेक, मनुभाई मुद्रा, ऐसे जितने भी जो मंदी के समय पे शेयर्स के फ़ायदा उठाते थे, उन सब का प्लान जो है हर्षद मेहता फेल कर चुका था। अभी तक हर्षद मेहता का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऐसे टाइम पर उसके जीवन में एंट्री होती है एक विलन। उस विलन का नाम है सुचिता दलाल। सुचिता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी जस्ट नया नया ज्वाइन हुआ था। उसे बहुत जल्दी लाइमलाइट में आना था। इसके लिए उसे एक चाहिए था एक बहुत ज़बरदस्त टिप, जिसके मदद से वो प्रिंट मीडिया के लाइमलाइट में जाना चाहती थी, और वो टिप उसे बहुत जल्द मिल गया। स्टेट बैंक का एक कर्मचारी सुचिता दलाल को यह सूचना देता है, स्टेट बैंक में लगभग 500 करोड़ रुपया मिसिंग है। सुचिता दलाल का कान खड़े हो जाती है। सुचिता दलाल फिर अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है। उसे पता चलता है स्टेट बैंक में 500 करोड़ का नहीं, 5,000 करोड़ का घोटाला हो चुका था। पर कोई भी प्रिंट मीडिया, कोई भी पत्रिका यह बात छापना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर्षद मेहता के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ था। इसलिए हर्षद मेहता पे हाथ डालने से पहले सभी प्रिंट मीडिया 100 बार सोचना चाहती थी। फिर भी सुचिता दलाल के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापती है, पर उस न्यूज़ में हर्षद मेहता का कहीं भी नाम उल्लेख नहीं होता है। अगले दिन केवल न्यूज़पेपर में इतना ही छाप के आता है, स्कैम 92 बाय अ बिग बुल। यह खबर पढ़ते ही हर्षद मेहता का पसीना छूट जाता है। उसे समझ जाता है अपना राज पाश हो चुका है। फिर भी वो घबराता नहीं है। मित्रों, जैसे ही यह न्यूज़ पत्रिकाओं का हेडलाइंस बनती है, सभी बैंक्स हर्षद मेहता से अपने पैसे वापसी का तगादा लगाना चालू कर देती है, और हर्षद मेहता का जितने भी फेक रसीद अलग अलग बैंक में जमा किया था उसका इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। इसी फेक बैंक रसीद की बदौलत सभी बैंक हर्षद मेहता पर लगभग 70 क्रिमिनल केस एवं 900 सिविल केस हर्षद मेहता के खिलाफ फाइल कर देती है। मित्रों, उस समय पे हर्षद मेहता को लगता है जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, स्पेशली
नरसिम्हा राव जी का गुरु चंद्रास्वामी उनका मदद करेंगे, परंतु कोई भी उस टाइम में अरशद मेहता का मदद करने के लिए आता नहीं। अरशद मेहता को जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था चंद्रास्वामी, वो भी उनका फ़ोन तक नहीं उठाते। मित्रों, उसके बाद में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। एक केस में अरेस्ट करती थी, एक केस में अरेस्ट होने के बाद वो बड़ी मुश्किल से बेल लेके बाहर निकलता था, दूसरे केस में उसे उठा के लेके जाती थी। अरेस्ट होना और बेल लेकर बाहर निकलना, यही सिस्टम उसके ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका था। मित्रों, उसके बाद में कोर्ट ने अरशद मेहता का सभी प्रॉपर्टीज़, जितने भी शेयर्स थे, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ था, उस सब को सीज कर लेती है। उसके ऊपर बैंक अपना एक कस्टोडियन बैठा देती है। उसी दौरान अरशद मेहता को ये पता चलता है उसके शेयर्स में से लगभग 2.5 लाख शेयर मिसिंग है। ये बात स्वयं जाके वो अपने कस्टोडियन को बताता है, पर कस्टोडियन को लगता है अरशद मेहता ने ही वो शेयर्स ओपन मार्केट में बिना परमिशन से इलीगली बेच दिया है। उसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। मित्रों, कोर्ट ने उसका कंपनी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सभी शेयर्स सीज कर लिया था। इसके वजह से अरशद मेहता तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट काम नहीं कर सकता था। वो क्या करता है, उसके बीवी के जो भाई थे उनके नाम से एक नया कंपनी एस्टेब्लिश करता है। उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वे पोखरण में अणु बम का एक्सप्लोजन कर देते। इसके वजह से जितने भी विदेशी इन्वेस्टमेंट थे, हिंदुस्तान के शेयर मार्केट से विड्रॉल करके पैसे बाहर लेके जाना चालू कर देते। शेयर दनादन नीचे आती है। केवल कुछ ही शेयर जो दिन ब दिन उसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा था। इन सब चीज़ों पे सुचिता दलाल नज़र रखती है। उसे लगता है सभी शेयर्स डाउन हो रहा है, केवल कुछ सीमित शेयर कैसा क्या है बढ़ रहा है। उसे शक होता है कहीं हमारा पुराना हीरो तो नहीं काम कर रहा है। फिर सुचिता दलाल इन्वेस्टिगेशन करती है। उसे पता चलता है ज्योति मेहता का जो भाई थे उनके नाम से अरशद मेहता ने एक कंपनी ओपन करके वहाँ पर शेयर का ट्रेडिंग कर रहा है। जिस अरशद मेहता पर कोर्ट ने बैन लगाया था वो इलीगली शेयर मार्केट का बिजनेस में इन्वॉल्व था। 2.5 लाख शेयर अरशद मेहता का जो मिसिंग थे, वो एक चार्ज था उसके ऊपर। दूसरा चार्ज ये है इलीगली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा था। इस 2 चार्जेस के वजह से सीबीआई अरशद मेहता को अरेस्ट कर लेती है। उसे ठाणे के सेंट्रल जेल में लेके जाके रखती है। वहाँ पर अरशद मेहता के साथ में उसका जो छोटा भाई अश्विन मेहता भी रहता है। उसी दौरान 30 दिसंबर 2001 को अरशद मेहता शिकायत करता है कि उसके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, किंतु वहाँ के जितने भी जेल के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते। बार बार शिकायत करने के बाद में अरशद मेहता को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, वो भी गाड़ी से नहीं, चलाकर। बड़ी मुश्किल से अरशद मेहता को हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करते हैं एवं अरशद मेहता को रात को लगभग 1 बजे के बाद में उसे मृत घोषित किया जाता है। इस तरह 31 दिसंबर 2001 को अरशद मेहता का दिल का दौरा पड़ने की वजह से डेथ हो गया। मित्रों, आशा करता हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।